मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना, और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमर्स साइड के जो वाणिज्य वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये सेशन है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लेखा शास्त्र इंटरमीडिएट के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए पूरा का पूरा एक मॉडल पेपर का डिस्कस आप लोग के साथ किया जा रहा है। और ये मॉडल पेपर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा डियर स्टूडेंट्स। यदि वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को देकर आइएगा, तो फिर आप जब खुद बताएंगे कि हाँ डियर स्टूडेंट्स, कि हाँ सर आपने जो बताया हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा मुझे लाभ मिला है। देखिए समय जो मिलेगा आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट का पूर्णांक तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और पेपर हम लोग का क्या है, ये लेखा शास्त्र है। क्या है पेपर? लेखा शास्त्र। तो लेखा शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों में बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों के लेखा शास्त्र के कौन कौन से हैं इस मॉडल पेपर में देखिए शामिल किए गए प्रश्न। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। पहला देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आय व्यय खाता नहीं बनाया जाता है। आय व्यय खाता नहीं बनाया जाता है क्लबों द्वारा, शिक्षण संस्थाओं द्वारा, व्यापारियों द्वारा, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा। तो दोस्तों देखिए इसे जो है व्यापारियों के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो होगा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। संस्था के भवन हेतु दान होता है, व्यय होता है, दायित्व होता है, संपत्ति होता है, पूंजीगत हानि होती है। तो इसमें देखिए संस्था हेतु जो दान दिया जाता है, संस्था के भवन हेतु, ये दायित्व होता है। क्या होता है? दायित्व होता है। ठीक है, ये जिम्मेदारी होती है। चालू खाता है, व्यक्तिगत, वास्तविक, जमा ब्याज खाता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो चालू खाता होता है वो होता है आप सभी लोगों का व्यक्तिगत खाता होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। तो तीसरे प्रश्न का विकल्प नंबर का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो साझेदारी का पंजीयन करना है। तो देखिए दोस्तों साझेदारी का पंजीयन कराना क्या होता है, वो ऐच्छिक होता है। क्या होता है? ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा अनुसार होता है। ठीक है, आप कराइए नहीं कराइए। नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि पुस्तकों में अवितरित लाभ या लाभ सामान्य संचय दिया है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, नए साझेदार के पुनर्मूल्यांकन खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। तो दोस्तों देखिए जो नए साझेदार के प्रवेश समय जो यदि जो अवितरित लाभ या लाभांश संचय होता है उसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। तो जो दिया गया प्रश्न संख्या 5 था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, पूर्व मूल्यांकन खाता है। पूर्व मूल्यांकन खाता क्या होता है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, और साथ ही साथ इनमें से कोई नहीं। तो लिसन देखिए जो पूर्व पूर्व मूल्यांकन खाता जो होता है वो वास्तविक खाता होता है। क्या होता है? वास्तविक खाता होता है। ठीक है ना। कौन से अंश पर लाभांश की दर निश्चित होती है? कौन से अंश पर लाभांश की दर निश्चित होती है? तो पूर्वाधिकार जो अंश होता है, जैसे देखिए पूर्वाधिकार जो अंश होता है उस पर जो होता है लाभांश की दर फिक्स होती है। लाभांश की दर इस पर क्या किया जाता है? निश्चित किया जाता है। तो सातवें प्रश्न का विकल्प नंबर ख जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस आगे और देखते हैं यहाँ पर कुछ नए प्रश्नों को। देखिए प्रवर्तन व्यय कहलाते हैं। प्रवर्तन व्यय क्या कहलाते हैं? तो लिसन देखिए वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रारंभिक व्यय के रूप में देखते हैं। कौन सी संपत्ति जो होती है वो चालू संपत्ति नहीं है? कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं है? तो ख्याति जो होता है डिस्टेंस वो चालू संपत्ति नहीं होता है। तो 9वें प्रश्न का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न में देखिए क्या है प्रश्न यहाँ पर, तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं। तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं। क्रियाशील विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण, बाह्य विश्लेषण। तो तुलनात्मक विवरणों को डिस्टेंस कहा जाता है क्षैतिज विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज विश्लेषण कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं डिस्कशन हम लोग। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप लोग को देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो होता है कि जो आप लोग को समय सीमा मिली हुई है, समय सीमा में अगर रहेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लापरवाही करेंगे, अगर आप मनमानी लिखने लगेंगे किसी भी टॉपिक पर, तो आपका पेपर निश्चित तौर पर छूट जाएगा। तो डिस्कशन ध्यान दिया करिए कि कितने शब्दों में दिया गया है आप लोग को लिखने के लिए। जितना दाम उतना काम, ठीक है ना, तब आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। 11वां प्रश्न देखिए उसी में है, वसीयत या मृत्युदान क्या है? 12वां प्रश्न, सरकारी अनुदान से आप क्या आशय है?
और 13वां जो प्रश्न दिया गया, परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या आशय है। तीनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। वसीयत या मृत्युदान क्या है, सरकारी अनुदान से क्या आशय है, परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या आशय है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण रूप से जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्नों का डिफरेंस। तो इनको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से जब आप लोगों से पूछा जाता है यहाँ पर, तो देखिए महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो वसीयत या तो ख्याति के रूप में अगर कहा जाए तो वसीयत या मृत्युदान किसे कहते हैं हम लोग। तो कभी कभी क्या होता है डिस्टेंस, किसी दानी या संपन्न व्यक्ति द्वारा मृत्यु के पूर्व वसीयतनामे द्वारा कुछ राशि ना धार्मिक या परोपकारी संस्था को दान स्वरूप यानी दान स्वरूप दे दी जाती है। धार्मिक या परोपकारी संस्था को दान स्वरूप दे दी जाती है, इसे ही वसीयत या मृत्युदान कहते हैं। ठीक है ना, पहले ही डिसाइड कर देना कि भैया अब इसके जो मालिकार होंगे वो फलाने जी होंगे, तो उसे हम लोग वसीयत या मृत्युदान कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या था यहाँ पर, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि सरकारी अनुदान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो हो जाएगा हम लोग का सीधा सीधा कि कुछ अलाभकारी, देखिए अलाभकारी संस्थाएं जो होती हैं इस प्रकार की होती हैं जिनकी गतिविधियां क्या होती है, सरकारी अनुदान पर आधारित होती हैं। कहने का मतलब क्या है, अलाभकारी मतलब लाभ के लिए संस्थाएं जो होती हैं वो काम मुख्य रूप से नहीं करती हैं। ठीक है ना। अलाभकारी यानी कुछ अलाभकारी संस्थाएं इस प्रकार की होती है जिनकी गतिविधियां क्या होती हैं, सरकारी अनुदान यानी ग्रांट इन एड पर आधारित होती है। ठीक है ना। जैसे विद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, जनता अस्पताल हो गया। देखिए विद्यालय की बात हो गई, विश्वविद्यालय की बात हो गई और जनता अस्पताल की बात हो गई। तो ये सभी की सभी चीज़ें जो जो हैं वो अलाभकारी संस्थाओं के तौर पर देखा जाता है। और इस प्रकार अनुदान जो होता है आवर्तक प्रवृत्ति के होते हैं तथा निर्वाह अनुदान के रूप में शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना। तो सरकारी अनुदान के तौर पर हम लोग इन सभी चीज़ों को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो हम लोग 13वां प्रश्न पूछा गया था परिवर्तनशील पूंजी खाते से, तो परिवर्तनशील पूंजी खाते से अगर हम लोग बात करें डिस्कस, तो परिवर्तनशील पूंजी खाते से आशय उन खातों से हैं जिनमें समस्त प्रकार के लेन देन लिखे जाते हैं। जैसे लगाई गई पूंजी हो गया, आहरण हो गया, पूंजी एवं आहरण पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया, लाभ या हानि हो गया। इनके परिणाम स्वरूप पूंजी खाते का शेष जो होता है प्रतिवर्ष बदलता रहता है। कहने का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील पूंजी खाते में तो समस्त प्रकार के लेन देन इसमें लिखे जाते हैं। जैसे लगाई गई पूंजी जो होती है उसको, आहरण जो होता है, जो पूंजी पर आहरण पर ब्याज होता है, जो वेतन मिला उसको लिखने का काम इसमें होता है, लाभ और हानि जो मिला प्रॉफिट हुआ उसको इसमें रखा जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो होता है पूंजी खाते का जो शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। तो इन सभी चीज़ों को जो रखा जाता है वो परिवर्तनशील पूंजी गत खाते के अंतर्गत ये सभी बातें जो होती हैं रिकॉर्ड स्वरूप रखी जाती हैं। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया है आगे, प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या आप लोगों को 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न को पहले समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार, तब फिर इसका मैं सॉल्यूशन आप लोग को दिखा रहा हूँ। एक्स वाई तथा और जेड की पूंजी क्रमशः जो है 20,000 रुपये, 10,000 रुपये और 4,000 रुपये है, जिन पर उन्हें 5% प्रतिवर्ष ब्याज मिलने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज का प्रतिबंध करने से पहले वर्ष का लाभ जो 1100 रुपये था। क्या था डिस्टेंस, 1100 रुपये था। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, जबकि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और लाभ हानि बराबर बराबर बांटे जाते हैं। प्रश्न को एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिए पहले, तो मैं सॉल्यूशन जब कराऊंगा तो इस प्रश्न को आप लोग रखे रहिएगा, तब आप लोग वहां से मिलाकर फिर देखिएगा। एक्स वाई और जेड पूंजी क्रमशः जो है 20,000, 10,000 और 4,000 रुपये है, जिन पर उन्हें 5% प्रतिवर्ष ब्याज मिलने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने से पहले वर्ष का लाभ जो है 1100 था। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, जबकि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और लाभ हानि बराबर बराबर भागे बांटे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग। देखिए यहाँ पर जो था एक्स वाई और जेड के रूप में जो आप लोगों को दिया गया था, देखिए ये ऐसे ही आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रश्न का देखिए सॉल्यूशन है आप लोग को समक्ष दिख रहा है, आप लोगों को प्रश्न आप लोग को दिखाया गया था अभी आप लोग को पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होगा इस प्रकार से बनाया जाता है। ये ऐसे जब बन गया प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट हो जाएगा तो पार्टिकुलर देखिए पार्टिकुलर्स हो जाएगा यहाँ पर और अमाउंट हो जाएगा, और यहाँ फिर पार्टिकुलर्स और अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एक्स वाई एंड जेड कि यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 500 एंड 200। टोटल अमाउंट जो निकल कर आएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका
1700 ना, ये 1700 हो जाएगा टोटल आप लोगों का। और इधर जब आप लोग करेंगे, जो आप लोग को पार्टिकुलरली इस अकाउंट में जो एडिंग करना है आप लोग को, तो बाई बैलेंस्ड बिड, तो देखिए बाई बैलेंस्ड की वो हो जाएगा 1100 हो जाएगा। बाई पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट जो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या है, एक्स वाई एंड जेड के रूप में, तो 200 एंड 200 एंड 200, तो यहाँ पर टोटल 222 अगर ऐड करेंगे पूरा तो हो जाएगा ये 600, और जब सभी को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 1700, यानी 1700 इधर भी और 1700 इस साइड भी आप लोग का निकल कर चला आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना देंगे, ठीक है ना। और ये इस तरीके से आप लोग इस सवाल का हल भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग ये 14वां प्रश्न का आप लोग का सोल्यूशन था डिविजन। 15वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिए हम लोग का 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न भी पहले पढ़ लिया जाए। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है डिविजन, प्रश्न जो हम लोग का 15वां है, ए बी तथा सी लाभ वितरण के लिए बिना कोई समझौता किए हुए साझेदारी में सम्मिलित हुए और उन्हें क्रमशः रुपए 1,00,000, रुपए 80,000 एवं 70,000 पूंजी के रूप में योगदान किया। सी ने फर्म को 50,000 का ऋण प्रदान किया। बताइए वे लाभालाभ कैसे बांटते हैं। सी के ऋण पर ब्याज की दर से दिया जाता है। प्रबंध में योगदान करने हेतु बी जो है रुपए 6,000 प्रति वर्ष वेतन की मांग करता है। क्या वह इसके लिए योग्य है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो ABC जो विवरण बनाया गया यहाँ पर साझेदारी में सम्मिलित उन्होंने कम से 1,80,000 और 70,000 पूंजी की योगदान किया। सी ने फर्म को 50,000 रुपए का ऋण प्रदान किया। वे लाभ कैसे बांटते हैं। सी के ऋण पर ब्याज दर किस दर से दिया जाता है और प्रबंधन के योगदान पर बी जो है 6,000 प्रति वर्ष वेतन की मांग करता है। क्या वह इसके लिए योग्य है। तो आइए देखते हैं अब इन सभी प्रश्नों को हम लोग, ठीक है। तो अगर देखा जाए इस प्रकार से डाटा दिया गया है तो उसके बेस पर अगर देखा जाएगा तो वे लाभ को समान अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वे लाभ को क्या करते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं। और सी के ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज की दर दिया जाएगा, यानी सी के ऋण पर क्या किया जाएगा, 6% वार्षिक ब्याज की दर दिया जाएगा। और बी के वेतन के लिए कोई योग्य जो है आर उसके लिए नहीं डिसाइड किया गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। 16वां प्रश्न देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया इस सवाल में हम लोग का 16वां देखिए प्रश्न क्या है, किन अवसरों पर त्याग अनुपात। देखिए प्रश्न जो है हम लोग क्या है, प्रश्न को देख लीजिए पहले एक बार ध्यान से। किन अवसरों पर त्याग अनुपात का प्रयोग होता है, प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, किन अवसरों पर त्याग अनुपात प्राप्त होता है। त्याग अनुपात क्या है, आरक्षित पूंजी क्या है। त्याग अनुपात क्या है, आरक्षित पूंजी क्या है, और किन अवसरों पर त्याग अनुपात का प्रयोग होता है। 16, 17 और 18 प्रश्नों को हम लोग अब देखते हैं एक साथ इधर। ठीक है ना, 16, 17 और 18 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, त्याग अनुपात को अगर देखा जाए तो प्रयोग किन अवसरों पर किया जाता है। तो देखिए पहला जो हो गया महत्वपूर्ण, इसमें बात जो निकल कर आएगी कि पुराने साझेदारों के मध्य में ख्याति का बंटवारा करते समय, यानी पुराने जो त्याग अनुपात का जो प्रयोग किया जाता है पुराने साझेदारों के मध्य में ख्याति का बंटवारा करते समय किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करते समय, यानी कोई भी नया लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसकी विभाजन का जो अनुपात करते हैं तो उसकी गणना के लिए भी त्याग अनुपात का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 17वां प्रश्न जो इसमें था कि त्याग अनुपात कहते किसे हैं। तो त्याग अनुपात के बारे में हम लोग बात करें तो त्याग अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसमें फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं। पुराने साझेदार जो होते हैं, देखिए क्या होता है, नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत जब हो जाते हैं तो उसे ही हम लोग त्याग अनुपात कहते हैं। यानी त्याग अनुपात से क्या आशय है, तो त्याग अनुपात एक इस प्रकार का अनुपात जो बनाया गया रहता है जिसमें जो पुराने साझेदार होते हैं वो नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं कि चलिए भैया अब हम नहीं, इसको आप आगे बढ़ाइए आप। ठीक है ना, निर्गमित पूंजी देखा जाए तो आरक्षित या संचित व्यय क्या होता है। तो देखिए निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसकी मांग कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में नहीं की जाती है, अर्थात केवल कंपनी के विघटन के समय ही की जाती है, तो उसे आरक्षित या संचित पूंजी हम लोग कहते हैं। आरक्षित या संचित पूंजी का मतलब हो गया कि जिसे कंपनी जैसे जब भी गड़बड़ होगा, बिगड़ेगा वगैरह, कोई उसमें दिक्कतें आएंगी, समस्या आएंगी, तो उस समय उसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसे हम लोग आरक्षित पूंजी के रूप में देखते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19वें प्रश्न की ओर। देखिए 19वां प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया है सवाल में। यदि वर्ष जो है पूछा गया प्रश्न आप लोगों से, यदि वर्ष जो है वर्ष
के दौरान निवल लाभ जो है 50,000 है तथा प्राप्त विपत्रों की राशि वर्ष के दौरान जो है वो रुपये 10,000 घटी है, तब प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, जो रोकड़ प्रवाह होगा ये आप लोगों का हो जाएगा क्या, उस केस में अगर देखा जाए तो रुपये 60,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रुपये 60,000 के वो बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग इस सवाल का उत्तर दे देंगे। ठीक है ना, रुपये 60,000 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वें प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। 20वां प्रश्न आप लोगों को डिस्टेंस निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ बहिर्वाह को कोई 3 उदाहरण दीजिए। प्रश्न को ध्यान सुनिए। निवेश 20वां प्रश्न क्या है? निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ बहिर्वाह के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं 20वें प्रश्न का उदाहरण हम लोग दिए। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज एकदम चल रही है आप लोग के लिए, और इसमें थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा सेशन तो आप लोग इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो देखिए 20वां प्रश्न क्या है यहाँ पर। पहला क्या होता है डिस्टेंस में, स्थायी संपत्तियां जो होती हैं कि विक्रय से रोकड़ प्राप्तियां होती हैं। क्या होता है? रोकड़ की प्राप्ति होता है। ठीक है ना, जब स्थायी संपत्तियों के विक्रय से क्या होता है? रोकड़ की प्राप्तियां होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता देखा जाए तो अन्य संस्थाओं के अंश जो होते हैं, वारंट्स होते हैं या ऋण प्रपत्र के जो विक्रय से रोकड़ प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, रोकड़ तुल्य प्रपत्रों के विक्रय से रोकड़ प्राप्तियों को छोड़कर, यानी रोकड़ तुल्य प्रपत्र होते हैं उनमें से रोकड़ प्राप्तियों को छोड़कर बातें ये होती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए इसमें क्या हो जाएगा। तृतीय पक्षकारों को दिए गए नगद अग्रिम एवं ऋण के पुनर्भुगतान से रोकड़ प्राप्तियां वित्तीय संस्थाओं की दशा में ये संचालन संबंधित क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह माने जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये जो तृतीय पक्षकारों को दिए गए नगद अग्रिम ऋण के पुनर्भुगतान से रोकड़ प्राप्तियां वित्तीय संस्थाओं की दशा में ये संचालन संबंधित क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह माने जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अब हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। और प्रश्नों की सीरीज में देखिए हम लोग का ये 21वां प्रश्न अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। और ये जो प्रश्नों की सीरीज मिलेगी आप लोगों को, ये मिलेगी लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगा ये मिलेगा जो हम लोग को अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज मिलेगा। ठीक है ना, लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज क्या है? अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं क्या क्या है, आइए चलिए उस पर हम लोग बातें करते हैं। अलाभकारी जो संस्थाएं होती हैं तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनको हम लोग समझते हैं। देखिए अलाभकारी संस्था का मतलब क्या होता है। अलाभकारी संस्था की प्रमुख विशेषताओं का मतलब अगर देखा जाए तो पहली महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को बिना किसी लागत के या न्यूनतम लागत पर सेवाएं प्रदान करना होता है। क्या होता है? विशिष्ट समूह जो होता है या समस्त जनता को क्या करते हैं ये लोग, लागत के या न्यूनतम लागत पर सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे डीजे चैनल पर आप लोग को मिल रहा है। ठीक है, न्यूनतम लागत यानी कुछ MB खर्च करके आप लोग इतने महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त कर लें जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यानी इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी विशेष समूह या समस्त जनता को बिना किसी लागत के या न्यूनतम लागत पर सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, ये अलाभकारी संस्था की प्रमुख विशेषता होती है। दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो इनका निर्माण जो होता है धर्मार्थ प्रन्यास के रूप में सामाजिक संस्था की भांति होता है। तीसरे महत्वपूर्ण विशेषताओं में देखा जाए तो इन संस्थाओं में अनुदान करने वाले व्यक्ति इनके सदस्य कहलाते हैं। यानी इन संस्थाओं में अनुदान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके सदस्य कहे जाते हैं। भाई ऐसी बात है, सदस्यता तो प्राप्त करेंगे ही क्योंकि उन्होंने इतना अपना सहयोग राशि दे रहे हैं वो, या अपने समय से अपने मदद भी कर रहे हैं वो लोग। इनके कार्यों का प्रबंध क्या होता है, सामान्यतः प्रबंध समिति तथा इसके चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का। पांचवें पॉइंट में अगर देखा जाए तो इनकी आय के प्रमुख स्रोत सदस्यों से अनुदान जो मिलता है, जो दान मिलता है, वसीयत मिलता है, अनुदान में सहायता तथा विनियोग से आय इत्यादि है। यानी इनकी आय के प्रमुख जो स्रोत होते हैं अगर देखा जाए तो सदस्यों से ही प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी अलाभकारी संस्थाएं जो होती हैं तो उनको जो स्रोत मिलता है यानी आय का साधन उनको मिलता है, तो अनुदान राशि जो मिलती है, दान मिलता है, जो वसीयत मिलता है, अनुदान में जो सहायक राशि मिलती है, विनियोग, ये सभी जो होते हैं आय के मुख्य रूप से साधन होते हैं यानी अलाभकारी संस्थाओं के। छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट अगर देखा जाए तो इन संस्थाओं के द्वारा विभिन्न स्रोतों के द्वारा बनाई गई निधि को पूंजी निधि या सामान्य निधि
में जमा करते हैं ना, स्रोतों से बनाई गई, तो ये अपनी निधि बनाते हैं, संस्थाएँ बनाते हैं। जैसे देखा जाए कि पीएम केयर फंड हो गया या कैसे प्रकार नहीं होता है, कभी सीएम केयर फंड हो गया, तो जब कभी आपातकाल ऐसी व्यवस्थाएँ आती हैं, तो लोग नहीं बना के फंड वगैरह, तो व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ जो होती हैं, अलाभकारी संस्थाएँ बनाकर लोग सेवा भाव से लोग एक-दूसरे का मदद करते हैं। और इतनी संस्थाएँ अगर आगे नहीं आई होती, तो कोरोना काल में देखा जाए, लॉकडाउन वगैरह में देखा जाए, तो लोग कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए होते। 7वां देखिए प्रश्न, 7वीं विशेषता में अगर देखा जाए तो व्यय पर आय का आधिक्य हो जाता है। अधिशेष के रूप में इसके सदस्यों में वितरित नहीं किया जाता है। इसे पूंजी निधि में जोड़ लिया जाता है। किसमें जोड़ दिया जाता है? दोस्तों पूंजी निधि में जोड़ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 22वां हम लोग का जो प्रश्न दिया गया है क्या है? ए और बी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। इनकी पूंजी 1 अप्रैल 2010 को क्रमशः रुपए 13,000 और 11,000 है। इन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। यह नया साझेदार पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पर अपनी पूंजी लाया। नए लाभालाभ अनुपात के अनुसार पुराने साझेदार की पूंजी को समायोजित कीजिए। ध्यान सुनिए, ए और बी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। इनकी पूंजी 1 अप्रैल 2010 को क्रमशः 13,000 और 11,000 है। इन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। यह नया साझेदार पुराने साझेदार की संयुक्त पूंजी के आधार पर अपनी पूंजी लाया। एक नए लाभालाभ अनुपात के अनुसार पुराने साझेदार की पूंजी को समायोजित कीजिए। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा क्वेश्चन 22 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग। ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि जो ए और बी थे वो समान रूप से साझेदार थे, तो पुराने जो अनुपात हो जाएगा, पुराना अनुपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ए और बी तो समान रूप से हैं, तो एक संबंध एक ही हो जाएगा इन लोग का। और अगर नया अनुपात अगर देखा जाए तो उसमें ए और बी और सी भी शामिल हो गया, और सी का जो अनुपात है वो 1/, कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए शेष भाग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोटल तो 1 था, उसमें से जो सी का अनुपात था वो 1/4 था। 1/4 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, यानी एलसीएम ले लेंगे तो 4, 4 एकम 4, 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3/4 हो जाएगा। यानी ए का अनुपात जो हो गया वो 3/4 का 1/2। जो ये ए का अनुपात क्या था, 3/4 का 1/2, ये 3/8 हो गया। और सेम टू सेम जो ए का अनुपात था वही क्या अनुपात था, वही बी का भी अनुपात था। ठीक है ना, ये वही अनुपात क्या था, बी का भी था। तो 3/4 इंटू 1/2, तो यहाँ 3/8, यानी 3 एकम 3, 4 दूनी के 8। तो ये ए और बी का अनुपात जो है वो सेम है। ठीक है ना, सी का भाग तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर से देखिए मिल गया हम लोग को, नहीं ए बी और सी का अगर टोटल अनुपात देखा जाए तो ए बी सी और का टोटल अनुपात क्या हो जाएगा। तो टोटल अनुपात में अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पर एबीसी का टोटल अनुपात क्या हो जाएगा, 3/8, 3/8, 1/4। अगर या तो 2/8 हो जाएगा, तो इनको जब हम लोग सॉल्व किए देखिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लिया गया ताकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर, तो तीनों का हर सेम करने के लिए ये 3:3:2 हो गया, यानी 3:3:2 हो गया। क्या हो गया, 3:3:2 हो गया। यानी ए बी और सी का जो अनुपात आया वो 3:3:2 आ गया। अब देखिए सी की पूंजी क्या था, ए तथा बी की संयुक्त जो पूंजी का 1/4 था। अब ए और बी की पूंजी क्या था, तो ए की पूंजी था वो 13,000 था, और बी का जो पूंजी था वो कितना था डिस्टेंस, वो 11,000 था। यानी ए जो था वो 13,000 पूंजी लगाया था, बी जो था वो 11,000 पूंजी लगाया था। तो 13,000 प्लस 11,000 का 1/4 हो जाएगा। जब इसे आप लोगों ने सॉल्व किया तो ये आ गया आप लोगों का 6,000। तो ए की पूंजी क्या हो जाएगा, 24,000 इंटू 3/8। ए की पूंजी क्या हो जाएगा, 24,000 इंटू 3/8, तो ये उनका हो जाएगा 9,000 यानी 9,000 हो जाएगा। और बी की जो पूंजी थी वो 24,000 में 3/8 ले ली जाएगा तो 9,000, यानी 9 क्या हो गया, 18 हो गया। और 18 में 6 जोड़ देंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 24,000। तो इस तरीके से ए बी और सी का जो संयुक्त रूप से पूंजी का अनुपात था। तो पूंजी का समायोजन जो हम लोग करना है एडिशन, देखिए यहाँ पर पूंजी का समायोजन, तो मुख्य रूप से पूंजी के समायोजन में तो ए जो है वो देखिए 13,000 माइनस 9,000, तो 4,000 वापस ले जाएगा। यानी ए जो था वो 13,000 देखिए था, उसमें 9,000 क्या हुआ, वो उसकी पूंजी थी, तो 4,000 वो वापस ले गया। जबकि बी क्या करेगा, 11,000 था तो उसका 9,000 की उसकी पूंजी निकल कर आई, तो 2,000 उसको वापस ले जाएगा। और सी तो अपना 6,000 ले ही जा रहा है। ठीक है, तो ए बी सी इस प्रकार से अपना जो पूंजी है, विशेष पूंजी का समायोजन किस प्रकार से करेंगे, ए जो करेगा वो 4,000 करेगा, बी जो करेगा 2,000 करेगा, और सी जो करेगा वो 6,000 का करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो देखिए सिंपल सवाल है, सीधे एकदम आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस तरीके से संख्याएं बदल के मिलेगा दोस्तों, लेकिन सवाल आप लोग को ऐसे ही मिलेगा। बहुत से विद्यार्थी परेशान थे कि सही कुछ सवालों का भी डिस्कशन हो जाए। चलिए बढ़ते हम लोग 23वें प्रश्न की ओर। देखिए 23वां प्रश्न क्या है, यहाँ प्रश्न देख लीजिए, मैं सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। एक फर्म का औसत लाभ जो है वो 9,000 है। कितना दोस्तों, एक फर्म का औसत लाभ जो है वो 9,000 है। फर्म की पूंजी
रुपये 60,000 है और इस व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित है। पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति की राशि निकालिए। ध्यान सुनिए, एक फर्म का जो औसत लाभ है वो 9,000 रुपये है। फर्म की पूंजी जो है 60,000 रुपये है और इस व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित है। पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति की राशि निकालना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं हम लोग पूंजीकरण विधि के द्वारा ख्याति की राशि कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते कैसे, सीधा सीधा एक फार्मूला छोटा सा है आप लोगों के समक्ष। देखिए सामान्य लाभ अगर निकालते हैं जब हम लोग सामान्य लाभ को, तो विनियोजित पूंजी जो होती है और सामान्य प्रतिफल दर जो होता है, ठीक है ना। विनियोजित जो पूंजी होती है और सामान्य प्रतिफल दर का गुणा करके उसमें 100 का हम लोग डिवीजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 100 का डिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राशि थी कितनी, विनियोजित पूंजी जो था वो 60,000 रुपये था। 60,000 में हमने क्या किया, जो सामान्य प्रतिफल दर था वो 10 था और बटे में 100 तो आप लोग को लेना ही है। ये टोटल जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 600 में जब 10 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा जो टोटल आंसर 6,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और औसत लाभ जब आप निकालेंगे यहाँ पर, तो ये 9,000 में से 6,000 निकाल लेंगे जब आप, तो आपका बचकर आएगा 3,000। अब पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करना है। देखिए पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इस फार्मूले को भी याद करना पड़ेगा कि पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो देखिए अधिलाभ हो जाता है, अधिलाभ बटे क्या होता है, प्रतिफल की सामान्य दर जो है। तो अधिलाभ क्या है और उसके प्रतिफल की सामान्य दर क्या थी, और 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अधिलाभ जो था वो 3,000 था और प्रतिफल का सामान्य दर जो था 10% था, और इंटू इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर टोटल आप लोग का जो आएगा अमाउंट वो 30,000 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ बटे प्रतिफल का सामान्य दर इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर 3,000 अधिलाभ आया हुआ था और इसमें 10% था इंटू 100, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और 30,000 रुपये जो टोटल आएगा आपका, यही पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का टोटल मूल्यांकन आ जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। तो ये 23वां प्रश्न है आप लोग का, ये भी न्यूमेरिकल में था, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। कितना आसान तरीके से है आप लोग का डिस्टेंस, कितनी आसानी से आप लोग नंबर को गेन कर लेंगे, बहुत ही आसान है, एक बार दो बार और कुछ भी नहीं रहेगा, यही पूरा का पूरा पेपर मिलेगा ऐसे ही आप लोग को, और थोड़ा सा केवल नंबर वगैरह चेंजिंग रहेगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए 24वें प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया गया है। प्रारंभिक व्यय क्या होता है, प्रारंभिक व्यय के बारे में। अभिदान क्या होता है, लाभांश समानीकरण कोष क्या होता है। देखिए प्रारंभिक व्यय क्या होता है, अभिदान क्या होता है, लाभांश समानीकरण कोष क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस। और वित्तीय विवरण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, वित्तीय विवरण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए और रोकड़ तुल्य राशियों की भी व्याख्या करना है। तो 24, 25 और 26 इन सभी प्रश्नों को हम लोग चलिए देखते हैं एक साथ, ठीक है। पहले हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक व्यय के बारे में। किसके बारे में करते हैं डिस्कस, प्रारंभिक व्यय के बारे में। ये देखिए प्रारंभिक व्यय क्या होता है। प्रारंभिक व्यय के बारे में अगर देखा जाए डिस्कस, तो कंपनी की स्थापना के समय होने वाला जो व्यय होता है उससे हम लोग प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी को अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप, कोई भी व्यवस्था को, तो उसके लिए आपको पूंजी तो लगाना ही पड़ेगा। तो कंपनी की स्थापना के लिए जो होने वाला व्यय होता है, खर्च होता है, उससे ही हम लोग प्रारंभिक व्यय कहते हैं। ये व्यय जो होते हैं पूंजीगत व्यय माने जाते हैं तथा किसी पूंजीगत लाभ द्वारा अथवा कुछ वर्षों में लाभ हानि खाते द्वारा क्या होते हैं, अपलिखित किए जाते हैं। जब तक इनकी पूरी राशि अपलिखित नहीं हो जाती, तब तक इनका शेष जो होता है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखलाया जाता है। यानी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी प्रारंभिक व्यय को रख के दिखाया जाता है या रखा जाता है इसे, ठीक है ना, रिकॉर्ड के तौर पर। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो था, अभिदान क्या होता है। तो डिस्कस, जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिअभिदान कहा जाता है। यानी अधिअभिदान का मतलब क्या हो गया कि जो दान था वो निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कहा गया जितने भी सामान नहीं थे, सामान से ज्यादा लोग उसको लेने के लिए तैयार हो गए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्कस एक तरीके से अधिअभिदान, ठीक है ना। इस दशा में क्या होता है, संचालकों के द्वारा क्या होता है, अंशों का आवंटन जो होता है इस प्रकार से किया जाता है। देखिए जो भी संचालकों के द्वारा क्या करेंगे, अब वो लोग उन अंशों को किस प्रकार से लोगों में डिवीजन करेंगे या किस प्रकार से लोगों को बांटते हैं वो लोग। तो देखिए कुछ आवेदकों को पूर्ण, ये क्या होता है इसमें कि कुछ आवेदकों को पूर्ण आवंटन और शेष को कुछ नहीं। यानी कुछ आवेदकों को क्या होता है, पूर्ण आवंटन मिलता है और शेष को कुछ भी नहीं दिया जाता। और ब देखिए क्या होता है, समस्त आवेदकों को अनुपातिक आवंटन एवं यानी समस्त आवेदकों का अनुपातिक आवंटन प्राप्त होता है। और स जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जोड़ा जाता है, कुछ आवेदकों को पूर्ण, कुछ को अनुपातिक और कुछ को बिल्कुल भी नहीं। यानी कुछ को बिल्कुल भी नई चीजें इसमें से प्राप्त होती हैं। कुछ आवेदकों को पूर्ण, कुछ को अनुपातिक और कुछ को बिल्कुल नहीं।
तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, आवेदक अपना कार्य जो करते हैं। लाभांश सामान्यीकरण कोष क्या है? अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, देखिए उसमें जो दिया गया था प्रश्न में, लाभांश सामान्यीकरण कोष क्या होता है? तो लाभांश सामान्यीकरण कोष के बारे में बढ़ते हैं एडिशंस, हम लोग समझते हैं इसको। देखिए कि लाभांश सामान्यीकरण कोष क्या होता है इसके बारे में। यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ कम होते हैं और वह गत वर्षों की भांति समान दर से लाभांश देना चाहती है, तो इस कमी की पूर्ति के लिए वह लाभांश सामान्यीकरण कोष बना लेती है। कहने का मतलब क्या एडिशंस की कंपनी को कम लाभ हुआ, ठीक है, लेकिन उसने पिछले वर्षों की भांति समान दर से लाभांश देना चाहती है, वो लोगों को प्रॉफिट देना चाह रही है। तो कमी को पूर्ति के लिए वह एक लाभांश सामान्यीकरण कोष बना लेती है, यानी कैसी वो व्यवस्था बनाती है, कैसा वो कोष बनाती है जिससे वह उन सभी चीज़ों की पूर्ति कर लेती है, उसे हम लोग लाभांश सामान्यीकरण कोष कहते हैं। इस कोष में क्या होता है एडिशंस की जिस वर्ष आशा से लाभ होते हैं तो उसका एक निश्चित प्रतिशत इस खाते में अंतरित कर दिया जाता है, ठीक है ना, अंतरित कर देती है, जिससे कि वह कम लाभ वाले वर्ष में भी समान दर से लाभांश का भुगतान कर सके, ठीक है। और जो कंपनी का भी जो मार्केट में वैल्यू है वो भी बना रहे हैं, और जो उसके कस्टमर वगैरह हैं वो भी उसके साथ अच्छे से जुड़े रहें, ठीक है ना। तो वो लोगों को समान रूप से इस तरीके से व्यवस्थाएं बनाकर तैयार किया जाता है कि ताकि किसी को उससे मतलब क्या हो, बहुत विशेष रूप से कोई दिक्कत न हो। चलिए अब बात करते हैं वित्तीय विवरण की प्रकृति की व्याख्या करना और रोकड़ तुल्य राशियों की व्याख्या कीजिए। और विस्तृत में देखिए सवाल वगैरह है, सेशन आप लोग के लिए लंबा भी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बाद में भी उस पर बातें कर लेंगे जैसा आप लोग का डिस्टेंस फीडबैक मिलेगा। देखिए वित्तीय विवरण की प्रकृति, वित्तीय विवरण की प्रकृति, ठीक है ना। देखिए परिघटनाओं के तथ्यों में अगर देखा जाए दोस्तों तो अभिलेखन जो कि एक स्पष्ट निश्चित अवधि के लिए मौद्रिक शब्दावली में व्यक्त किए जाते हैं। देखिए मौद्रिक शब्दावली में चीजों को व्यक्त करना ही वित्तीय विवरण की प्रकृति कहलाता है। वित्तीय विवरणों में क्या किया जाता है, आवधिक तैयारी करने के लिए आधार होते हैं, ये एक निश्चित अवधि के दौरान प्राप्त किए गए हैं, है ना। वित्तीय परिणामों के लिए देखा जाए तो तिथि अनुसार वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते भी हैं ये लोग। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार अगर देखा जाए, देखिए ये एक महत्वपूर्ण संस्था की बात हो रही है यहाँ पर। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार अगर देखा जाए, वित्तीय विवरणों को एक अत्यधिक समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए या प्रबंध द्वारा की गई प्रगति रिपोर्ट को दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है। ये व्यवसाय में निवेश की स्थिति से संबंधित होते हैं तथा समीक्षा अवधि के दौरान उपलब्धि के परिणामों को प्रकट करते हैं, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो निम्न विवरणों को मुख्य रूप से इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए कौन कौन सी बातें, देखिए अभिलिखित तथ्य को शामिल किया जाता है इसमें, किसको शामिल किया जाता है, अभिलिखित तथ्य को, लेखांकन परंपरा को शामिल किया जाता है इसमें, और अभिधारणा को किया जाता है, और साथ ही साथ व्यक्तिगत निर्णय को भी। तो कहने का मतलब अभिलिखित तथ्य में अगर देखा जाए तो ये खाता पुस्तकों में लागत आंकड़ों के रूप में अभिलिखित तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है, और लेखांकन परंपराओं के आधार पर देखा जाए तो इनको तैयार करते समय कुछ निश्चित लेखांकन परंपराओं का अनुपालन भी करते हैं इसमें, ठीक है। अभिधारणाओं में अगर देखा जाए तो कुछ पूर्वानुमान के आधार पर ये तैयार किए जाते हैं, और व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर देखा जाए तो इन विवरणों में प्रस्तुत किए जाते हैं तथ्य अथवा संख्याओं को व्यक्तिगत आय अनुमान और निर्णयों पर आधारित होती हैं, ठीक है। लोगों से ये लेने के बाद व्यवस्थाओं को तब इस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। देखिए रोकड़ तुल्य राशि क्या है, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो रोकड़ तुल्य राशि यह अत्यधिक तरल अल्पकालीन विनियोग है जिनको तुरंत ही रोकड़ की निश्चित राशि में परिवर्तित किया जा सकता है, और इनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर होता है। किसी विनियोग को रोकड़ तुल्य द्वारा प्राय उसी दशा माना जाता है जब उसकी परिपक्वता अवधि कम हो, प्राय इसके प्राप्त करने की तिथि जो होती है 3 माह या इससे भी कम हो। अगर इसके उदाहरण देखना है तो ट्रेजरी बिल्स हो गया, व्यापारिक प्रपत्र हो गए, इनके जो भी होते हैं तो ये रोकड़ से क्रय किया जाता है, जो कि व्यवसाय की तुरंत की आवश्यकताओं के जो अनुरूप देखा जाए तो ये नहीं होते हैं, ठीक है ना, शरीक होते हैं। अंशों में विनियोग को इसमें तब तक सम्मिलित नहीं किया जाता जब तक कि वास्तव में रोकड़ तुल्य न हो, ठीक है। इस प्रकार से कंपनी वगैरह जब कार्य करती है, जैसे कंपनी में ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जो होते हैं उनको शोधन की तिथि में कुछ समय पूर्व क्रय किया जाता है, ठीक है ना। इसमें रोकड़ तुल्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है, और जिसपे उनकी कुछ विशेष शर्तें बनाई जाती है, ठीक है ना, जिसपे कि जोखिम जो हो उसमें न के बराबर हो, ताकि जो और लोग हो उनमें निवेशक जो हो वो उसमें शामिल हो सके और महत्वपूर्ण रूप से वो अपने कार्यों को कर सकें। तो लिसनर्स ये देखिए यहाँ पर ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया महत्वपूर्ण रूप से। अगर यहाँ पर तो क्या था, ये 26वां प्रश्न था, रोकड़ तुल्य राशियों की व्याख्या करना था। तो ये विस्तृत उत्तर प्रश्नों में अब देखिए न्यूमेरिकल है लिसनर्स, ये बड़ा रहेगा पार्ट सेशन, तो वैसे ही बहुत लंबा हो गया आप लोगों का, क्योंकि सभी में सवाल वगैरह है। तो इस तरीके से लिसनर्स देखिए आप लोग का पेपर एक पूरा सॉल्व कराया गया लिसनर्स आप लोगों का,
और आज के महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिएगा दोस्तों, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो दोस्तों खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन दोस्तों एक काम आप लोग को जरूर करना है, इस चैनल का लिंक जो है फैला दीजिए पूरे यूपी में, और यूपी के साथ ही साथ जो अदर स्टेट के भी बोर्ड के बच्चे हैं उन पर भी इस चैनल का लिंक शेयर करिए जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डिस्टेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन डिस्टेंस एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। ये काम आप लोग को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है।